देखिए बायोलॉजी का जो दूसरा पार्ट है उसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। क्या नाम है? नियंत्रण एवं समन्वय। उससे कुछ संबंधित सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए क्या होंगे? महत्वपूर्ण होंगे। इसमें लघु उत्तरीय प्लस दीर्घ उत्तरीय दोनों मिक्स है। ठीक है, सब्जेक्ट में दोनों आता है, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय दोनों क्या है? मिक्स है। बायोलॉजी कौन सा पार्ट है? दूसरा, नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला प्रश्न क्या है? कहता है प्रश्न कि पादप हार्मोन क्या है? पादप हार्मोन क्या है? तो पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय कुछ विशिष्ट पदार्थों द्वारा होता है जिन्हें क्या कहते हैं? पादप हार्मोन। ठीक है, ये परिभाषा लिख दीजिएगा। कहता है पौधों में कुछ रासायनिक पदार्थों की वृद्धि होती है, उनकी गतिविधि क्या करती है? नियंत्रण तथा समन्वय करते हैं। वही रसायन क्या कहलाते हैं? पादप हार्मोन कहलाते हैं। और इसमें थोड़ा सा पॉइंट बढ़ा सकते हैं कि पादप हार्मोन के नाम निम्नलिखित है। पहला ऑक्सीन, ऑक्सीन की ऑक्सीन लिख देते हैं, ऑक्सीन। दूसरा साइटोकाइनिन, दूसरा क्या हो गया? साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन। उसके बाद तीसरा जिब्रेलिन, तीसरा क्या लिख देंगे? जिब्रेलिन। चौथा एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड या एब्सिसिक अम्ल, एब्सिसिक एसिड। ये सभी क्या है? पादप हार्मोन। ये सभी क्या है? पादप हार्मोन। ये नाम लिख के छोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया पहला। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है कि प्रकाश अनुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन में क्या अंतर है? प्रकाश अनुवर्तन, पौधों का प्रकाश की ओर गति करना क्या कहलाता है? प्रकाश अनुवर्तन। गुरुत्वानुवर्तन, पृथ्वी की ओर गति करना क्या कहलाता है? गुरुत्वानुवर्तन। जैसे पौधों की जड़ की गति क्या, कौन सा गति है? गुरुत्वानुवर्तन। लेकिन पत्ती या तना की गति वो कौन सा है? प्रकाश। पत्ती होगा, तना तो नहीं पत्ती होगा। कहता है प्रकाश अनुवर्तन, पौधों के शीर्ष प्रकाश की दिशा में अग्रसर होते हैं, इसे प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश अनुवर्तन। जबकि गुरुत्वानुवर्तन, पौधों के जड़ गुरुत्वाकर्षण की दिशा में अग्रसर होते यानी कि आगे बढ़ते हैं, उसे क्या कहते हैं? गुरुत्वानुवर्तन। ये हो गया दो। तीन देखिए, कहता है प्रतिवर्ती क्रिया तथा प्रतिवर्ती चाप में क्या अंतर है? प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप में क्या अंतर है? एक और क्वेश्चन पूछेगा, प्रतिवर्ती क्रिया और टहलने में क्या अंतर है? टहलने एवं प्रतिवर्ती क्रिया में क्या अंतर है? टहलना और प्रतिवर्ती क्रिया में क्या अंतर है? तो देखिए प्रतिवर्ती क्रिया हमारे मस्तिष्क में दो तरह की क्रिया होती है, ऐच्छिक और एक अनैच्छिक। टहलते अपने मन से है कि वो भी माइंड टहलाता है अपने मन से, यानी कि क्या हो गया? ऐच्छिक हो गया। क्या होगा? ये ऐच्छिक। और जबकि ये क्या है? अनैच्छिक। अगर क्वेश्चन पूछता है कि टहलना और प्रतिवर्ती क्रिया में क्या अंतर है, तो लिखेंगे टहलना एक ऐच्छिक क्रिया है जिसे हम अपने अनुसार नियंत्रण करते हैं, जबकि प्रतिवर्ती क्रिया एक अनैच्छिक क्रिया है जिसमें हमारा कोई नियंत्रण नहीं रहता है या स्वतः होती रहती है। जैसे छींक का आना, अपने से रोक सकते हैं क्या? स्वतः। आंसू का निकलना। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप, ये भी क्वेश्चन बन सकता है और ये भी क्वेश्चन। देखिए कहता है प्रतिवर्ती क्रिया वह क्रिया जिसे मेरुरज्जु नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है? मेरुरज्जु यानी कि स्पाइन को नियंत्रण करता है तथा यह क्रिया हमारी इच्छा से नियंत्रित नहीं होती है। प्रतिवर्ती क्रिया हमारी इच्छा से होती है नहीं। जब इसके विषय में हम सोच नहीं सकते हैं, इसके विषय में सोच सकते हैं क्या? नहीं। जबकि प्रतिवर्ती चाप न्यूरॉनों में आवेग संचरण एक निश्चित पथ में होता है, इस पथ को क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती चाप। क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती चाप। न्यूरॉन किसकी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है? तंत्रिका। तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहते हैं? न्यूरॉन। क्या कहते हैं? न्यूरॉन। ठीक है। और वृक्क की नेफ्रॉन, वृक्क का नेफ्रॉन। अब आगे आता है मनुष्य में चीनी के पाचन में, मनुष्य में चीनी के पाचन में कौन सा हार्मोन सहायक है? चीनी के पाचन में कौन सा हार्मोन सहायक है?
तथा चीनी के पाचन में इंसुलिन सहायक है, जिसकी कमी से क्या होता है? मधुमेह। क्या होता है? मधुमेह। मधुमेह का कोई इलाज नहीं है, हाँ इसे कंट्रोल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। अगर किसी को मधुमेह हो जाता है, उसका कोई इलाज नहीं है, तो इतना आप कर सकते हैं कि वो उसको कंट्रोल करके रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए उसको ठीक कर सकते हैं। पूछेगा इंजेक्शन कौन सा दिया जाएगा, तो इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है? इंसुलिन का। अब आगे आता है पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं, है ना? जानते हैं ना कि पीयूष ग्रंथि कौन सा ग्रंथि कहते हैं? मास्टर ग्रंथि। ऑब्जेक्टिव पूछे निम्नलिखित में से किसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो पीयूष ग्रंथि को। किसको? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है, ये यहाँ पे सवाल कहता है। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के आधार तल पर ऑप्टिक काइमा के पीछे सेलाटर्सिका गुहा में बंद रहती है। शरीर का शायद ही कोई ऐसा अंग हो जो पीयूष ग्रंथि से प्रभावित न होता हो, इसी कारण इसे क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। यानी कि शरीर का ऐसा कोई भी अंग नहीं होगा जो पीयूष ग्रंथि से प्रभावित नहीं होता हो, इसलिए इसे क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्लियर? 6 नंबर है महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से भी। कहता है आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है तथा कैसे? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेघा रोग। कौन सा रोग? घेघा रोग। या घेघा को कहते हैं ग्वाइटर। क्या कहते हैं? ग्वाइटर। इंसुलिन की कमी से मधुमेह। इंसुलिन की कमी से मधुमेह। कहता है कि आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। कौन सा रोग होता है? घेघा रोग। आयोडीन की कमी के कारण थायरॉक्सिन नामक हार्मोन उचित मात्रा में स्रावित नहीं हो पाता है, जिससे थायराइड ग्रंथि का आकार क्या होता है? काफी बढ़ जाता है। आकार बढ़ जाता है, फूल जाता है, जिसके फलस्वरूप गले में सूजन हो जाता है। शरीर की इस अवस्था को घेघा रोग के नाम से जाना जाता है। ठीक है? अब आगे है 7वां, गुरुत्वानुवर्तन का प्रदर्शन चित्र से। गुरुत्वानुवर्तन का प्रदर्शन चित्र के द्वारा करें। किसके द्वारा करें? चित्र के द्वारा। तो पौधों की वह गति जो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण की दिशा में होती है उसे क्या कहते हैं? गुरुत्वानुवर्तन। जैसे देखिए जड़ का है ना, कौन सा है ये? गुरुत्वानुवर्तन। सुनो देखो, ये पृथ्वी के नीचे गए इसको बोलेंगे धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन। पृथ्वी से ऊपर गया तो इसको क्या बोलेंगे? ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन। क्लियर है? पृथ्वी की ओर जा रहे हैं तो धनात्मक, अब पृथ्वी से दूर जा रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे? ऋणात्मक। यानी कि नीचे जाएंगे तब कौन सा? धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन। ऊपर जाएंगे तब, एक मिनट, चलिए आगे देखिए। क्लियर? नीचे की ओर जाएंगे तो क्या होगा? धनात्मक, और ऊपर की ओर जाएंगे तो ऋणात्मक। नेक्स्ट अब आगे आता है पिट्यूटरी ग्रंथि के मध्य पिंडक से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, इसके क्या कार्य है? तो मध्य पिंडक हमेशा अग्र पिंडक से ढका होता है, जिसके द्वारा मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्रावित होता है। यह शरीर के अंग को क्या कर देता है? निर्धारित करता है। और इसे आप इग्नोर भी कर सकते हैं, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण नहीं है। आगे देखिएगा, मादा में प्रसव के समय कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, इसका क्या कार्य है? प्रसव के समय तो मादा में प्रसव से पूर्व रिलैक्सिन नामक हार्मोन स्रावित होता है।
यह नॉन स्टेरॉइड हार्मोन है जो प्यूबिक सिफेलिस को रिलैक्स करता है। याद रखिए कौन सा हार्मोन, रिलैक्सिन नामक हार्मोन। कौन सा हार्मोन, रिलैक्सिन नामक हार्मोन। अगला है रक्त में, कौन सा है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं, यानी कि रक्त में जो है ना ग्लूकोज को कौन कंट्रोल करता है। तथा रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करने वाला हार्मोन अग्नाशय में विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं के समूह लैंगरहैंस की दीपिकाएं द्वारा स्रावित होते हैं। किस द्वारा स्रावित होते हैं, लैंगरहैंस की दीपिकाएं। अगला कहता है कि मनुष्य के मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया, नाम से बताइए। तो मनुष्य के मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा, कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। और डिटेल में जाएंगे तो इसे और भागों में बांटा गया, हाइपोथैलेमस, थैलेमस ना, तो केवल आपको भाग ये बताना है, जो तीनों का नाम बता सकते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। नेक्स्ट अब आ गया था मेरुरज्जु आघात में किन संकेतों के आने में व्यवधान होगा। मेरुरज्जु है, इसे इग्नोर या कर सकते हो, ठीक है, ये आपकी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। मेरुरज्जु होगा ये। कहता है मेरुरज्जु आघात के कारण विभिन्न प्रकार के आंतरिक संवेदना या उद्दीपनों को ग्रहण करना मुश्किल हो जाता है। क्या होता है, मुश्किल हो जाता है। भौतिक, रासायनिक एवं यांत्रिक आदि को ग्रहण कर उनका संवहन से विभिन्न भागों में करना असंभव हो जाता है। इसके कारण शरीर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाती है। इसे आप इग्नोर भी कर सकते हैं। 13 कहते हैं मानव शरीर में कैल्शियम फास्फोरस समंजन हेतु तो आवश्यक 2 हार्मोन का नाम बताना, 2 हार्मोन का। तो पैराथायरॉइड ग्रंथि से पैराहार्मोन तथा कैल्सिटोसिन नामक 2 हार्मोन निकलते हैं जो कैल्शियम फास्फोरस समंजन हेतु क्या है, आवश्यक है। कौन सा ग्रंथि से, पैराथायरॉइड ग्रंथि से। कौन सा हार्मोन, पैराथायरॉइड। कौन सा हार्मोन, पैराथायरॉइड। आगे कहता है कि मस्तिष्क के महत्वपूर्ण कार्य का वर्णन करें। मस्तिष्क का काम क्या है, सोचना नहीं है, देखिए कहते हैं मस्तिष्क के महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित है। क्या है, निम्नलिखित है। पहला, आवेग ग्रहण करना तथा मस्तिष्क में ग्रहण किए गए आवेगों को क्या करना, विश्लेषण करना। उसके बाद ग्रहण किए गए आवेगों की क्या करना, अनुक्रिया। उसका विभिन्न आवेग को संबंधन कर विभिन्न शारीरिक कार्यों का कुशलतापूर्वक क्या करना, समन्वय करना। उसका चौथा, सूचनाओं का भंडारण करना, स्टोर करना। और मस्तिष्क में अनेक सूचना चेतना या ज्ञान के रूप में रहती है। इसी कारणवश मानव मस्तिष्क को चेतना या ज्ञान का क्या कहा जाता है, भंडार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भंडार। यानी कि जो भी सूचना है वो कहाँ स्टोर होगा, मस्तिष्क में। कहाँ स्टोर होगा, मस्तिष्क में। और बतलाया भी थे कौन सा कहाँ पे होता है, मस्तिष्क के कौन भाग में, पढ़े भी है। अब आ गया था 15, पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है। पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है। तो कहता है पादपों में रासायनिक समन्वय पादप हार्मोन के कारण होता है। अपने कुछ विशिष्ट भागों को प्रभावित करने के लिए पादप विशिष्ट हार्मोन को उत्पन्न करते हैं। पादपों में प्रकाश जिस ओर रहेगा उसी दिशा की ओर क्या करेगा, प्ररोह बढ़ेगा। पादपों में जलानुवर्तन और रसायन अनुवर्तन इस प्रकार होता है। इसी प्रकार द्रुतानुवर्तन जड़ों को नीचे की ओर मोड़कर अनुक्रिया करती है। जब पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना क्या कहलाता है, रसायन अनुवर्तन। रसायन अनुवर्तन पराग नलिका बीजांड की ओर वृद्धि करना क्या कहलाता है, रसायन अनुवर्तन। 15 क्वेश्चन हो गया, 15 जो शेष बच गए अगली क्लास में आगे बढ़ते हैं। आगे रहने दीजिए 15, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज कितना ही जय हिंद जय भारत।